स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार और ईद मुबारक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 11th का यूनिट जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसकी लेक्चर नंबर 1 पढ़ी थी और जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें वर्क निकालना हो और हमारे पास कांस्टेंट फोर्स हो तो हम कैसे निकालते हैं। दैट वाज द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। अब हम कांस्टेंट फोर्स नहीं बल्कि वेरिएबल फोर्स से वर्क को कैलकुलेट करेंगे कि वर्क को अगर हमें निकालना हो, लेकिन अब कांस्टेंट फोर्स के बदले कौन सी फोर्स आ गई? वेरिएबल फोर्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सबसे बड़ी बात बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसा प्रैक्टिकली देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कांस्टेंट फोर्स की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे? मैं यहां पर एक रोड का एग्जांपल लेता हूं और यहां पर रोड के ऊपर एक गाड़ी की बात करता हूं। देखिए बच्चों, अब गाड़ी जब चल रही होती है तो एक कांस्टेंट अगर हम फोर्स इस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा हमें लगता है गाड़ी कभी ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है, कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, कभी कम डिस्टेंस कवर करती है। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ कंडीशन देखी जा रही है इस एग्जांपल से। कहीं पर तेज चल रही है, कहीं पर धीरे चल रही है। अगर तेज चल रही है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, धीरे चल रही है तो कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका मतलब हमारे पास जितने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं उनमें हम ज्यादातर किन चीजों को देखते हैं? ज्यादातर हम वेरिएबल फोर्सेस की बात करते हैं। तो देखिए, अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं आपके लिए। अगर मैं धीरे से बोलूंगा हेलो तो मतलब धीरे से बोला, अब मैं थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा हेलो तो इट मींस मैंने धीरे से बोला तो धीरे से आवाज आई, मैंने कम फोर्स लगाया। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा आवाज आएगी। तो जाहिर सी बात है, तो मुझे एक वेरिएबल फोर्स रखना पड़ता है जब मैं आपको बात करता हूं। अगर मैं यूनिफॉर्म चलूंगा तो लेक्चर बोरिंग से हो जाती है। मैं बोलूंगा देखो बच्चों ये होता है तो इट मींस एक कांस्टेंट चीज आ गई। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि बच्चों वेरिएबल फोर्स, तो मतलब हर एक जगह के लिए, लफ्जों को बोलने के लिए भी मैं अलग अलग फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब ज्यादा कम फोर्स की बात कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्मिटी दिखा रहा हूं। तो दैट नॉन यूनिफॉर्मिटी इज कॉल्ड द वेरिएबिलिटी। तो इसका मतलब वेरिएबल फोर्सेस कौन से हो गए? वेरिएबल फोर्सेस हमारी डे टू डे लाइफ में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वर्क कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम यहां पर आपको ग्राफ से शो करेंगे। एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ इन बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने इसको फोर्स रख दिया और इसको मैं डिस्प्लेसमेंट रख रहा हूं और साथ में बोल रहा हूं कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या रखता हूं? इसके अलोंग रखना चाहता हूं फोर्स और इसके अलोंग रखना चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कह सकते हैं। अब यहां पर क्या है बच्चों, अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो एक इस तरीके से आता, एक ऐसा रिलेशन आता, मतलब आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे वाली आती। तो बोलिए बच्चों, अगर ऐसी वाली रिप्रेजेंटेशन नहीं आई, मतलब यहां पर डिस्टेंस होगा, मतलब एक कार यहां से जा रही है, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं ए पोजीशन और यहां पर लिखता हूं बी पोजीशन और मैं कहता हूं कि कार यहां से यहां तक जा रही है। तो बोलो बच्चों, अगर स्टार्टिंग में ही फोर्स इतनी है और आगे जाके भी फोर्स उतनी हो जाए, मतलब अगर यहां पर 10 न्यूटन मैं मान के चलूं और फोर्स हमेशा 10 न्यूटन रख दूं तो ये 10 10 10 10 ही आता जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है एक कांस्टेंट फोर्स का। लेकिन अगर मैं कहूं कि ए डिस्टेंस पे 10 है और जैसे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब इस तरीके का ग्राफ क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? वेरिएबिलिटी। इस तरीके का ग्राफ क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? वेरिएबल नेचर। इस तरीके का ग्राफ, अब आप सोचोगे मैं इतने ग्राफ, मैं बच्चों इस ग्राफ को दूर करना चाहता हूं। आई ओनली मेक दिस ग्राफ। ये वाले ग्राफ को मैं क्यों
ये ग्राफ मैंने क्यों बनाया पहला वाला, दिस इज ओनली फॉर दैट कि ये एक स्पेशल केस है कांस्टेंट वाले का, तो आप वेरिएबल किसी भी तरीके से रख सकते हैं। तो बच्चों अब मैं क्या करता हूं, मैं वेरिएबल केस की बात करता हूं और वेरिएबल केस पे क्या करता हूं, एक दिखा देता हूं कि यहां पर सपोज इस तरीके से मेरे पास ये वेरिएशन है, मतलब ओरिजिन से लेके ए तक अगर मैं बात करूं, सपोज यहां तक एक्स ए है डिस्टेंस, और ओ से लेके बी तक हमारे पास एक्स बी मान के चलता हूं। और देखिए बच्चों, और ये कहता हूं कि एक्स ए जब था तो उस वक्त जो फोर्स था वो यहां पर था, और जब एक्स बी था उस वक्त जो फोर्स था वो यहां पर था। बोलिए बच्चों, क्या फोर्स पे डिफरेंस है? ऑफ कोर्स फोर्स पे डिफरेंस है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। मैं 4 पॉइंट रख देता हूं और इस कर्व को बनाता हूं, जो कर्व किस किस के बीच में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। अब देखिए बच्चों, मुझे अपनी गाड़ी को, मैं गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूं, ए से बी के पास पहुंचाना है। कैसे पहुंचाऊंगा? मतलब गाड़ी यहां से यहां जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा तो कैसे होगा? जब फोर्स होगा तब होगा। इसका मतलब फोर्स होना जरूरी है यहां से यहां जाने के लिए। फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क होगा। लेकिन अब वर्क क्या, यहां पर देखिए ये फोर्स तो वेरिएबल है, यहां पे कम, ऐसे से ज्यादा ज्यादा ज्यादा, फिर यहां पे थोड़ी सी कम हो गई, फिर दोबारा बढ़ गई। इसका मतलब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं। बच्चों वो ब्रांच याद कर दीजिए जो सर इसाक न्यूटन ने क्रिएट करी है, मैथमेटिकल ब्रांच, दैट इज कैलकुलस। वो कैलकुलस सिर्फ इस चीज के लिए मतलब बनाया है कि अगर हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो हम इनको कैलकुलेट कर पाए। अब कैसे करेंगे उसके बारे में बोलता हूं मैं आपको। यहां से जाने के लिए यहां तक सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है? देखिए बच्चों, यहां से हम कह सकते हैं फोर्स वेरिंग है, वेरिंग। तो मैं क्या करता हूं, छोटा सा पोर्शन लेता हूं, मतलब मैं एक छोटा सा स्ट्रिप बनाता हूं, छोटी सी स्ट्रिप बनाता हूं, इसके बीच में कहीं पर मैं एक पॉइंट पी यहां पर ले लेता हूं। लेट अ पॉइंट पी इज हियर। तो देखिए बच्चों, इसको मैं मिटा के आपको बोल देता हूं कि यहां पर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस की बात है, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। मैंने यहां पर एक पॉइंट पी डाल दिया और इसके बगल में एक पॉइंट क्यू डाल दिया। लेकिन बच्चों मैंने कहा कि ये पी क्यू बहुत छोटा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पी क्यू तो यहां पर थोड़ा बड़ा कर दिया। बच्चों ये खाली आपके कन्वीनियंस के लिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा चौड़ा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा है, पी और क्यू। तो बोलिए बच्चों, अगर यहां से लेके, सपोज मैं ओरिजिन से लेके इस तक एक्स मान के चलता हूं, यहां पर एक्स मानता हूं, और ये कहता हूं कि अगर ये गाड़ी मेरी पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर है, तो उस वक्त फोर्स कितना होगा? उस वक्त मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पर एक पॉइंट दिखा रहा हूं, और यहां पर देखिए, और इसको भी लेके जाऊंगा, और ये वाला आर पॉइंट रख देता हूं और ये वाला एस पॉइंट रख देता हूं। अब देखिए ये एक स्ट्रिप बन चुकी है, दिस इज अ स्ट्रिप, और नैरो स्ट्रिप, नैरो। अब देखिए बच्चों ये छोटा सा है, वेरी स्मॉल। अब ये वेरी स्मॉल का मतलब क्यों है? जो लास्ट वाले लेक्चर है उसको याद कीजिए। कांस्टेंट फोर्स में क्या होता था? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता था, उस वक्त उनका जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क होता है। मतलब हम ये पढ़ चुके हैं कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर। कब? जब इन द डायरेक्शन में हो। तो बोलिए बच्चों, डिस्टेंस तो यहां से यहां है, डिस्प्लेसमेंट ये है, लेकिन ये डायरेक्शन तो देखिए ना ऐसी वैरी है। तो अगर हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, मतलब देखिए मैं अपने हाथ की बात एग्जांपल लेता हूं, ये अगर ऐसे रखा है, मतलब मुझे स्ट्रेट चाहिए, स्ट्रेट पाथ, तो मैं छोटा सा पोर्शन ले लूंगा, ये वाला छोटा सा पोर्शन ले सकता हूं, तो ये लगभग स्ट्रेट होगी, बट स्ट्रेट नहीं होगी। इसका मतलब इसको और इसको लेने से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये छोटा सा रेक्टेंगल बन गया है। इनको तो मैं मानूंगा, ये भी मानूंगा, लेकिन ये वाला तो कर्व है ना, प्रॉपर ढंग से तो नहीं हुआ, मतलब ये स्ट्रेट तो नहीं है ना ये वाला, लेकिन लगभग जितना हम कम करेंगे उतना लगभग स्ट्रेट की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रिप लेने का मतलब वो ही है। तो देखिए बच्चों, अगर मैंने ये एक्स रखा तो इसको क्या बोल सकता हूं?
छोटा सा और x जिसको मैं dx बोल सकता हूं, तो यहां तक क्या आ जाएगा x प्लस dx, अगर मैं इसको dx मान रहा हूं, dx। तो बोलिए बच्चों, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, मैं बोलूंगा कि मुझे अगर a से b तक जाने के लिए अगर वर्क कंप्लीट w लगता है, तो p से q तक जाने के लिए कितना लगेगा, छोटा सा काम लगेगा, dw लगेगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a body from, अब जरूरी नहीं बॉडी गाड़ी हो, कुछ भी हो सकता है, from P to Q, मतलब P से Q तक, जिसका नाम क्या बोला मैंने। अब देखिए बच्चों, इस A से B तक छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, मतलब P Q इधर छोटे छोटे, ये छोटे 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 हिस्से, तो मैं P Q में मतलब छोटा हिस्सा है, तो मैंने फ्रॉम P to Q, तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं पी क्यू इक्वल्स टू डी एक्स, इसको मैंने डी एक्स माना है, इज इनफाइनाइट मिली स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लिख सकते हैं या स्मॉल डिस्टेंस, मतलब ये बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है ए से बी। क्यों बांटा है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। देखिए बच्चों, अगर ये स्मॉल वर्क निकालना है तो आप लिख सकते हैं dw इज इक्वल्स टू, बोले किसके बराबर होता है। अब सोचने वाली बात है, ये देखिए इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसलिए छोटा सा पोर्शन ले लिया कि मैं ये बोल रहा हूं कि इस छोटे से डिस्टेंस के लिए लगभग P से लेके S तक जो डायरेक्शन है। देखिए बच्चों, अगर मैं एक रेक्टेंगल ऐसे ले लूं P Q R और S, हालांकि सिर्फ इस जगह पर ऐसी है, ऐसी बात है, लेकिन मुझे मानना है, क्यों मानना है, क्योंकि मैंने छोटा सा पोर्शन लिया है, तो लगभग नॉट एग्जैक्टली लगभग पी एस और क्यू आर जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो मैं पी एस को क्या मानूंगा, मतलब पी एस को मैं फोर्स मानूंगा और पी क्यू को क्या मानूंगा, छोटा सा डिस्टेंस मानूंगा। तो इसका मतलब छोटा सा जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो बोले किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स, फोर्स के लिए क्या डालूंगा मैं यहां पर पी एस, फोर्स के लिए डालूंगा पी एस मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू, पी क्यू। देखिए डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी लिखा था। अब बच्चों ये छोटा सा वर्क है, पर मैं यहां पर लिखूंगा dw इक्वल्स टू पी एस, के लिए मैं क्या लिख देता हूं, f लिख देता हूं, और पी क्यू के लिए क्या लिख देता हूं, एफ डी एक्स। अब बोलिए बच्चों, अगर ये एफ डी एक्स है तो यहां पर क्या कंडीशन है, यहां पर कंडीशन ऐसी आ गई है कि ये एक किस्म से हमारे पास छोटा वर्क निकाल रहे हैं पी क्यू आर एस का। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, कौन सी स्ट्रिप है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, मतलब ये चीज हमारे पास इसके बराबर आ गया। ये तो स्मॉल एरिया है। बोलिए बच्चों, अब मुझे पूरा वर्क चाहिए। नाउ टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे आएगा बच्चों, टोटल वर्क आएगा इन छोटे छोटे हिस्सों को, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे हिस्से होंगे, ये सारे हिस्से बहुत सारे हिस्सों में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे वो मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि छोटे हिस्सों में बांटेंगे तो वो लगभग रेक्टेंगल्स बनेंगे, छोटे 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 रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो मैंने पी क्यू आर एस की बात करी, तो बोलिए टोटल वर्क आ जाएगा समेशन, समेशन ऑफ दिस छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ किसका बच्चों, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की बात कर रहा था मैं। तो यहां पर लिख सकता हूं समेशन ऑफ, क्या लिख सकता हूं, एफ डी एक्स, या क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, या और ऐसा लिख सकता हूं समेशन एरिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू आर एस। तो देखिए
पी क्यू आर एस के बाद इस समेशन के छोटे 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 बहुत सारे होंगे, पर मैं एफ डी एक्स की बात कर रहा हूं मेनली। तो बोले बच्चों क्या होगा, हम इसको याद न रखते हुए ऊपर वाले पोर्शन को याद रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो वर्क है बच्चों, अब मुझे बोलो कि हमारे पास सबसे ज्यादा बेटर आंसर कब आ सकता है। बोलो बच्चों, अगर मैं इसके बदले पी क्यू इतना बड़ा ले लेता, इतना बड़ा ले लेता, तो ये ज्यादा वेरिएशन आती, बहुत ज्यादा चीज टेढ़ी हो जाती। तो मुझे क्या करना है, मैं जितना छोटा एलिमेंट लूंगा, मतलब जितना नजदीक ले सकता हूं, मेरे पास आंसर उतने ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, उतना ज्यादा आंसर अच्छा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये अगर इधर हो जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसका मतलब हम बोलेंगे डी एक्स शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए। किसके लिए, फॉर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। बच्चों समझ गए होंगे आप, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमारे पास dx बहुत छोटा होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे पास dx बहुत छोटा होना चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, w इज इक्वल्स टू लिमिट dx अप्रोचेस टू जीरो, लगभग जीरो, अप्रोचेस टू जीरो, एंड समेशन एफ डी एक्स। अब इसको हम कैलकुलस की भाषा में कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास इंक्रीमेंट अप्रोचेस टू जीरो, दैट इज समेशन एफ डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इसी चीज को अगर हम किस में लिखना चाहें, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखिए बच्चों, एफ डी एक्स तो मैं डालूंगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कहां से कहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है। लिमिट शुड बी फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी, वेयर एक्स ए इक्वल्स टू, जहां पर एक्स ए जो होगा वो ओ ए होगा और एक्स बी जो होगा वो ओ बी होगा। अब देखिए बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जैसे ही हमने कर दिया तो इसके बाद हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्मूला। सिंपल, हमारे पास एक्स ए से एक्स बी तक लोअर लिमिट, अपर लिमिट और फोर्स का आपके पास इंटीग्रेशन ले लेंगे आप डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास किसके बराबर होगा, अब हम उसको करेंगे। लेकिन इस चीज से हमने देखा कि हमारे पास क्या चीज आई, जब हम एक्स ए से एक्स बी तक जाएंगे तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स बी एफ डी एक्स। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक्स ए एक्स बी, और देखिए एफ डी एक्स मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था पहले, दैट इज एरिया ऑफ द स्ट्रिप, किसका, पी क्यू आर एस। तो देखिए अब इसका एरिया हो रहा है, इसको तो ये पूरे का एरिया आ जाएगा जब एक्स ए से एक्स बी तक जाएंगे। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टोटल एरिया ऑफ द ए बी सी डी ए, मतलब ए बी सी डी ए के अंडर जितना भी एरिया है वो जो होगा दैट विल बी द वर्क डन, वो वर्क डन होगा। तो पहली चीज हमने सीख ली, क्या चीज सीखी हमने, ये सीखा कि ये जो कर्व है, ये कर्व किसका है, ये कर्व है फोर्स का, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब वो एरिया जो फोर्स का कर्व किसके साथ बनाती है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ बनाती है, उस एरिया को क्या बोला जाता है, वर्क डन बाय दैट वेरिएबल फोर्स। तो मैं यहां पर अब डेफिनेशन लिखता हूं, देयरफॉर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके बराबर होगा, इक्वल टू द एरिया under the force curve makes with the displacement
एक्सिस। तो देखिए बच्चों, मतलब इस कर्व के नीचे आने वाले एरिया को क्या कहा जाता है, उसका वर्क डन कहा जाता है। तो हमने ये चीज निकाल दी, तो सिंपली हमने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आपको बोल दिया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा और उस न्यूमेरिकल से हम कंप्लीट कर देंगे कि हमारे पास कैसे सॉल्यूशन निकलता है। अब मैं यहां पर दूंगा, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन ऑफ फोर्स। एक फोर्स है जो किसका फंक्शन दिया है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन वहां पर है, एफ एक्स एक फंक्शन दिया है जिसका वैल्यू कितना है। अगर हमारे पास बोला जाए इफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज, जो आपकी इच्छा होगी, सपोज मैं लिख देता हूं 2x + 10 और आगे डाल देता हूं न्यूटन्स। फोर्स का फंक्शन दिया है पर किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, और यहां पे बोल देता हूं वेयर एफ इज इन न्यूटन्स एंड एक्स इज इन मीटर। तो अगर ये मीटर में है, वो न्यूटन में है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो फोर्स है, अगर ये फोर्स कहां पर लग रही है, अलोंग, मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा, मैं ये बोल रहा हूं आपको अलोंग एक्स डायरेक्शन में। मतलब इफ वी अप्लाई दिस फोर्स ऑन समबॉडी अलोंग एक्स डायरेक्शन, देन फाइंड द वर्क निकालिए फ्रॉम कहां से कहां तक, x0 से लेके अप टू x2 तक, 2 मीटर्स तक। मतलब देखिए बच्चों, अभी हमारे पास उसी कंडीशन में, उसी तरीके से हमारे पास जहन में ये चलना चाहिए कि ये कौन सा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, और ये क्या चीज है, x0 मीन्स यहां पर xa हमारे पास 0 है और xb हमारे पास 2 है। मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये है, और हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैंने अभी आपको कहा कि वर्क किसके बराबर होगा, इसका सोल्यूशन करके देता हूं मैं आपको। वर्क होगा इंटीग्रेशन एक्स ऑफ ए एक्स ऑफ बी एफ डी एक्स। तो देखिए बच्चों, अब कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम यहां पर कर सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स ए की जगह पर 0 रखेंगे, एक्स बी की जगह पर 2 रखेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। एफ की जगह पे, फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे हम डाल देंगे, हमारे पास है 2x + 10 और साथ में हम डाल देंगे dx। तो देखिए बच्चों, इसको इंटीग्रेट करना है और जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ वर्क डन बाय दैट वेरिएबल फोर्स। यहां पर आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 0 to 2 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 10 dx, इसके साथ और इसके साथ। देखिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 बाहर चला जाएगा, 2 पे इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, 0 to 2 x dx एंड 0 to 2 10 बाहर चला जाएगा dx। x to the power n का इंटीग्रेशन होता है x to the power n + 1 डिवाइड बाई n + 1। मैं यहां पर लिख दूंगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं x² डिवाइड बाई 2 0 to 2 प्लस यहां पर लिख दूंगा मैं x 0 to 2। यहां पर मैं रीजन डाल रहा हूं बिकॉज इंटीग्रेशन x to the power n dx इक्वल्स टू x to the power n + 1। एक ये फॉर्मूला होता है बच्चों, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x के बराबर। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया और ये फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया। देखिए बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं और देखता हूं कि मेरे पास न्यूमेरिकल किसके बराबर आता है। अब यहां पर आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, x², क्योंकि लिमिट जो है वो वेरिएबल पर ही लगती है, 0 to 2 प्लस 10 x 0 to 2। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट लगाएंगे। x की जगह पर 2 रखेंगे, 2² माइनस, अब x की जगह पर 0 रखेंगे, 0² प्लस ये 10 बाहर रखेंगे और x की जगह पे पहले 2 रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद 0 रखेंगे। 2² दैट इज 4 माइनस 0² दैट इज 0 प्लस 10
into 2 minus 0 equals to 2. 4 plus 10, 2s are 20 and it becomes 24. It is work. तो बच्चों अगर फोर्स जो है न्यूटन में है, डिस्टेंस जो है मीटर में है, तो आपके पास एसआई यूनिट आएगा यहां पर, एंड द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. यहां पर हमारे पास वर्क इसके बराबर होगा. इसका मतलब जब कभी भी हमारे पास किसी वेरिएबल फोर्स से हमें वर्क डन निकालना होता है तो हम बोलते हैं कि जो फोर्स का कर्व होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो उस कर्व के अंदर का एरिया होता है वो वर्क कहलाता है. और अगर हमें उसको कैलकुलेट करना है तो हमें फोर्स और उसका प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कहां से कहां तक? जहां से जहां तक हम निकालना चाहते हैं, ए से बी तक निकालना चाहते हैं तो लोअर लिमिट अप टू अपर लिमिट. तो ये सब कुछ था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा. तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैं आपके यहां पर आपको वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स भी डाल दूंगा. आप उसको देखिए, उसकी बेसिस पर आप इसको बहुत जल्दी समझ पाएंगे. चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद प्रेसिंग दैट बेल आइकन, और शेयर करना ना भूलें. बहुत ज्यादा प्यार दें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.